Bismillahirrahmanirrahim. In the date we were discussing about medieval India, we have covered something such as Sikandar Lodi, Ibrahim Lodi, Lodi dynasty, Shi dynasty, Tughlaq dynasty, Khilji dynasty, for which I have shared you a hint named Giza ka Putla Sala. Okay, it is remembering for you, and today I'm going to discuss about the Mughal Empire. Okay. You can say this मुगल एम्पायर आप इसे मुगल एम्पायर भी बोलते हैं या मुगलिया हुकूमत से बोला जाता है यू नो दैट कि मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये कहाँ से स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से और मोहम्मद बिन कासिम के जमाने के बाद और उस तरह तमाम डायनेस्टीज के बाद जो जमाना स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं मुगल एम्पायर ठीक है तो 16 16वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का जो जमाना है उसमें मुगल एम्पायर फैला हुआ है। आपको दिख रहा है स्लाइड 1 दैट इज द मुगल्स 16th टू 17th सेंचुरी। मुगल हुकूमत आपको पता है सबसे पहले कौन थे जहीरुद्दीन बाबर के जहीरुद्दीन बाबर ने किसको हराया था इब्राहिम लोदी को और इन्होंने कब हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत राइट और उन्होंने अपना लकब या अपने आप को क्या कहा गाजी कहा किसने जहीरुद्दीन बाबरी इनका जमाना है 1526 से लेकर 1530 तक ठीक है मुगलिया हुकूमत ने रूल किया है एक वसी अरीज सब कॉन्टिनेंट काफी हिस्सा उन्होंने कवर किया था इसी के बारे में आगे कह रहा है रूलिंग अ डाइवर्स सब कॉन्टिनेंट फिर इनके जो असरात पड़े हैं मॉडर्न इंडिया पर यानी जदीद हिंदुस्तान उसके बाद जब मुगल हुकूमत खत्म हो गई तो फिर कॉलोनियल इरा आ जाता है मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है वहां से अंग्रेजों का दबदबा शुरू हो जाता है ठीक है इसी तरह से आपको पता है कि हुमायूं जिनका जमाना 1530 से 1556 तक है और उनके सिस्टम का नाम क्या था गुलबदन बेगम ठीक है तो हुमायूं का जमाना 1530 से 1556 तक रहता है अब देखिए आप स्लाइड 2 में देखिए लिखा है एंसेस्ट्री एंड लिनेज यानी वो हुकूमत जिनके दादा परदादा हुकूमत संभाल रहे थे डिसेंडेंट्स ऑफ डेनिस खान मदर साइड एंड तैमूर फादर साइड यानी डेनिस खान जो मदर साइड है यानी माँ की तरफ से जो हुकूमत करने वाले थे वो डेनिस खान की तरफ से और तैमूर या किसकी तरफ से बाप की तरफ से फादर साइड इस तरह से आगे जो लिखा हुआ है बिफोर तैमूर
आइडेंटिटी और मंगोल, ये जो बाप की तरफ से डॉक्यूमेंट चली है, उस आइडेंटिटी को मंगोल के ऊपर क्या दिया गया, बढ़ावा दिया। यानी उस चीज का जोर शोर से चर्चा किया गया, उसको प्रीफर किया गया कि ये चीज सही है, तो ये चीज अहम है लोगों के नजदीक। तो देखिए, उसके बाद जो है उसकी जरूरत नहीं है। स्लाइड 3 में आइए। स्लाइड 3 में एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि मुगलिया हुकूमत ने जिस तरह से, खासतौर से बाबर ने जिस तरह से हुकूमतों को शिकस्त देने के लिए मुहिम चलाया, वो काफी। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों को जा रही है? सलमान। साथ में यार ये थोड़े से फर्स्ट है, भारी भारी हाँ जैसा सर, लग आवाज रहा है। आ रही है। अच्छा, एक मिनट। अब जा रही है? जी सर, ठीक तो है अभी। भी ठीक है, चलिए। तो मुगलिया हुकूमत में बाबर ने 1504 में काबुल पर हमला किया। काबुल कहाँ पे है बताइए आप लोग। पाकिस्तान में सर। कहाँ पे? अफगानिस्तान। हम्म। तो 1504 में बाबर कंकर्ड काबुल एंड दिल्ली। 1526 में दिल्ली पर हमला किया, या दिल्ली को फतेह कर लिया। ठीक है, कंकर्ड की मीन्स होता है फतेह करना। इसी तरह से मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड अंडर अकबर एंड औरंगजेब। मुगलिया हुकूमत किसके जमाने में फली फूली? अकबर और औरंगजेब के जमाने में। अकबर का जो जमाना है वो है 1556 से 1605 तक। 1556 ईस्वी से शुरू होकर 1605 ईस्वी तक औरंगजेब और अकबर का जमाना है। अब अच्छा, मैंने औरंगजेब का जो बताया वो ये नहीं, सिर्फ अकबर का जमाना है, 1556 से 1605 तक। ठीक है। अकबर ने जो आर्किटेक्चर वगैरह बनवाया था, जिसे बुलंद दरवाजा बोला जाता है ना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, हु बिल्ट बुलंद दरवाजा? तो वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा अकबर। ठीक है। उसी तरह से अब आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ कैनन्स एंड कैवलरी इन वारफेयर। मुगलिया हुकूमत के ज़माने में बहुत ज़्यादा तोप वगैरह, है ना, बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह यूज़ किया जाने लगा जंगों में। अब हम स्लाइड 4 में आ जाते हैं। स्लाइड 4 में है कि सिस्टम ऑफ सक्सेशन, यानी विरासत वगैरह का जो निज़ाम था वो किस तरह से था। तो कहा जाता है कि इनमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, डिडंट फॉलो प्राइमो जेनिटर। फिर इसी तरह से उन्होंने जो है इक्वल शेयरिंग को, यानी बराबरी का हिस्सा लड़कों के दरमियान होना चाहिए, उसको उन्होंने अपनाया। और बहुत ज़्यादा इस सिस्टम की वजह से, यानी सिस्टम ऑफ सक्सेशन की वजह से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन ड्यू टू दिस सिस्टम। आपसी लड़ाइयाँ हुई, आपसी झगड़े हुए।
इसी तरह से उसके बाद जमाना आता है जहांगीर का। लेकिन जहांगीर से पहले एक चीज याद रखिए कि अकबर के जमाने में एक पॉलिसी लाई गई थी जिसे बोला जाता है सुलह कुल। सुलह कुल पता है आप लोगों को? सुलह कुल। नहीं। सुलह कुल। अब मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो सुलह कुल के बारे में ये होता था, जैसे नीचे कहीं अगर हमने लिखा होगा, सुलह कुल में ये होता था कि जितने भी धर्म के लोग होते थे, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों, या फिर शिया, सुन्नी, सबके लिए एक अलग अलग निज़ाम था। किसी के दरमियान किसी तरह की कोई चीज गलत ना हो, उसके लिए सुलह कुल की पॉलिसी अपनाई गई थी। ठीक है। और ये किनके जमाने में हुआ था? अकबर के जमाने में। अब हम स्लाइड 5 में आते हैं, रिलेशंस विथ अदर रूलर्स। तो इसमें कि कंस्टेंट कंपेन्स अगेंस्ट राइवल्स, बहुत ज्यादा जो हुकूमतें थी उस वक्त मुगलिया हुकूमत के सामने, उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए उनको कब्जा करने के लिए, और स्ट्रेटेजी के साथ शादियां की। किनके साथ? राजपूत के साथ। तो आगे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहांगीर एंड शाहजहां मदर्स वर राजपूत प्रिंसेस। जहांगीर और शाहजहां की जो माँ थी, दोनों की माँ राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लाइड 6 में, द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या है ये आगे बताएंगे आपको। इसमें मनसबदारी सिस्टम में ये होता था कि कुछ लोग होते थे सोसाइटी के जो काफी अहम होते थे, बस इतना जानिए। और जो एक अहम मकाम पर फाइज होते थे उन, और उनके उनको कोई मनसब दिया जाता था, कोई ओहदा दिया जाता था, उसको बोलते थे मनसबदारी सिस्टम, है ना। तो जात यानी रैंक के हिसाब से उनका तय होता था कि इनको क्या देना है। तो जो हायर जात होता था, यानी हायर जो रैंक होता था, सबसे ऊंची जात आप जिसको कह सकते हैं, उनको ज्यादा सैलरी दी जाती थी और उनको ज्यादा सहूलतें दी जाती थी। और उनका काम क्या होता था? जो सवारी या फिर फौज से रिलेटेड, सिपाही से रिलेटेड जितने भी काम होते थे, उनकी जिम्मेदारी उनको मेंटेन करना होता था, उनको संभालना होता था। ठीक है। मनसबदार के यहाँ पे जो मनसबदार का ये जो दे रहा है, ये उसी के डेफिनेशन है। द टर्म रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मीनिंग, अ पोजीशन और रैंक। ठीक है। कि जो कोई कोई ओहदा संभालता है, कोई पोजीशन संभालता है, रैंक, उसका मतलब क्या? वो मनसबदारी सिस्टम में आता है, यानी मनसबदार। स्लाइड 7 में आ जाइए। स्लाइड 7 में कहता है जागीरदार एंड रेवेन्यू, यानी जो उस वक्त जागीरदारी सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम और रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन वगैरह, है ना। जिस- जो इस्लाम की जुबान में जैसे ज़कात बोल सकते हैं आप। तो ये जो मनसबदार थे, जिनकी जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि कैवलरी यानी फौज से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो वो संभालते थे, तो उनको सैलरी दी जाती थी। ये किसके जरिए? जागीर के जरिए। जागीर भी मतलब लिया जाता था। ठीक है। अब जब मनसबदार को बहुत ज्यादा दिया जाने लगा पैसा वगैरह, क्योंकि सैलरी उनको ज्यादा दी जाने लगी, उनको प्रिविलेज ज्यादा मिलने लगा, सहूलतें सहूलतें ज्यादा वो दी जाने लगी उनको। तो क्या हुआ कि टैक्स जो है शॉर्ट हो गया, यानी लोग
जक़ात समझिए एक हिसाब से निकालना कम कर दिए, यानी रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया। अब वो आ ही नहीं रहा है, आमदनी ही नहीं हो रही है। इसी तरह से स्लाइड 8। देखिए अब तक जितनी सारी चीजें हम ऊपर पढ़ा रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि ये जिम्मेदारी किसके जमाने में थी, है ना। मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, ये आप देख लीजिएगा। और पिछली क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, वो तो आपको याद भी नहीं होगा कि क्या मैंने दिया था। स्लाइड 8, जब्त एंड जमींदार। अब इनकी इनका क्या होता था जब्त एंड जमींदार में? टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स बाय जमींदार, यानी जो जमींदार होते थे वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे। और टोडरमल, टोडरमल मतलब उन्होंने एक एक नाम है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, जब्त सिस्टम। और जब्त सिस्टम क्या होता था? रेवेन्यू फिक्स्ड बेस्ड ऑन क्रॉप्स एंड एरिया, यानी फसल वगैरह पे, जिसको आप आज उश्र बोलते हैं ना, जैसे शरीयत में उश्र होता है ज़कात उस फसल वगैरह में। तो उसी तरह से रेवेन्यू फिक्स्ड बेस्ड ऑन क्रॉप्स एंड एरिया, एरिया के हिसाब से जो खेतियां होती थी, उस उसमें जो फसलें उगाई जाती थी उस पे कुछ रेवेन्यू लागू किए जाते थे। उसमें कुछ ऐसी चीजें लागू की जाती थी कि अगर फायदा हो रहा है तो 1/4 हुकूमत ले लेती थी। ठीक है। इसी तरह से स्लाइड 9 में आइए, रोल ऑफ नूरजहां। रोल ऑफ नूरजहां, इन्होंने क्या किया, जहांगीर से शादी की 1611 में, और उनका टाइटल क्या था, पादशाह बेगम। ठीक है, पादशाह बेगम। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फरमान जारी किए। और क्वाइंस वगैरह उस वक्त जो मतलब जिसको आप करेंसी बोल सकते हैं उस टाइम पे, जो सिक्का वगैरह होता था उसमें उनका नाम था, वो उन्होंने जारी किया। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, अकबरनामा एंड आईन अकबरी, ये किसके जरिए लिखा गया, अबुल फजल के जरिए। इसमें क्या है, अकबरनामा एंड आईन अकबरी में, इसमें जो है अकबर से खान अकबर के खानदान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जिसको आप जेनेलॉजी बोलते हैं। रीजन, उनके जमाने में जो कुछ हुआ, जो कुछ होता था उसको क्या किया जाता था, एक जगह कंपाइल किया जाता था, मुरतब किया जाता था। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो इंतजामिया थी, उनके जमाने में जो हुकूमत का निजाम था, उसको भी उसमें क्या किया जाता था, कंपाइल किया जाता था। और अकबरनामा एंड आईन अकबरी क्या है, ये इंक्लूड्स इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्टेटिस्टिकल डेटा। इसमें जो है मईशत के एतबार से, या समाजी एतबार से, तहजीबी एतबार से, या इस तरह का कोई डाटा जो समाज के लिए या फिर हुकूमत से रिलेटेड हो, उसमें वो चीजें शामिल की गई है। किसमें, अकबरनामा एंड आईन अकबरी में। बस आप इतना याद रखिए, अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल ने, बस। अब आगे दे रहा है, अकबरनामा एंड आईन अकबरी, Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his region. अकबरनामा और आईन अकबरी क्या है, अकबर ने जो है अपने क्लोज फ्रेंड को, उनका जो खास दोस्त या फिर कोर्टियर जिसको उनके कोर्ट में रहता था, अबुल फजल, उसको उन्होंने हुक्म दिया, यानी अकबर ने हुक्म दिया अपनी हुकूमत के बारे में, उनके जमाने के बारे में लिखने का। अबुल फजल wrote a 3 volume history of Akbar's region titled अकबरनामा। ठीक है, 3 वॉल्यूम है, पता है आपको। फर्स्ट वॉल्यूम डेट with Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbar's region. The third volume is the आईने अकबरी। दो रीजन, दो वॉल्यूम क्या है, वो है फर्स्ट वॉल्यूम अकबरनामा का, उसमें क्या है, अकबर के जमाने के बारे में, अकबर के एंसेस्टर्स यानी जो उसके दादा परदादा वगैरह थे उनके बारे में। और सेकंड वॉल्यूम यानी दूसरा एडिशन, या उसको उर्दू में क्या बोल सकते हैं, दूसरी जिल्द बोल सकते हैं, उसमें क्या है, अकबर के जमाने में जो इवेंट्स वगैरह होते थे, कुछ भी होता था तारीखी एतबार से, वो उसमें क्या किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। थर्ड वॉल्यूम इज द
आईन अकबरी। तीसरा वॉल्यूम क्या है, वो आईन अकबरी है। इट डील्स विथ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, द रेवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। अकबर के जमाने में उसकी हुकूमत कहाँ तक फैली हुई थी, उसकी इंतजामिया किस तरह से काम करती थी, आर्मी का क्या सिस्टम था, रेवेन्यू का क्या सिस्टम था, जक़ात वगैरह कलेक्ट करने का क्या सिस्टम था, ज्योग्राफी के एतबार से उसकी हुकूमत कहाँ तक फैली थी, वो सारी जानकारियां इसमें हैं, यानी आईन अकबरी में। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया के कल्चर और उसके ट्रेडिशन के बारे में, जो लोग इंडिया में रहते हैं उसके बारे में डिटेल्स के साथ बताया गया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आइन अकबरी इज its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues। यानी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईन अकबरी में क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल है। किस चीज के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, यानी फसल वगैरह जो उस वक्त होता है उसका प्राइस क्या होता था, है ना, मजदूरियां क्या होती थी, वेज वगैरह, रेवेन्यूज जो आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, वो उन चीजों का क्या निजाम होता था, उस चीज के बारे में इसमें जो है क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लाइड 11, सुलह कुल। मैंने आपको पहले बताया सुलह कुल का मतलब क्या होता है, पॉलिसी ऑफ पीस। सुलह मीन्स, सुलह मीन्स क्या, बताइए। मुआहिदा। हम्म, और कुल मीन्स, सब। सुलह कुल्ली तौर कुल। पर। पॉलिसी ऑफ पीस। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। सुलह कुल जिसे पॉलिसी ऑफ पीस बोला जाता है, और ये अकबर के जमाने में था, ये भी बता दिया आपको। यूनिवर्सल पीस भी मान सकते हैं आप इसे। रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी, यानी हर तरह से लोग अपने 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 हद में रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप मंदिर में घंटी बजाते हैं तो ठीक है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। आप अगर चर्च में जाते हैं तो ठीक है, हम गुरुद्वारा या कहीं मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे। ठीक है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने सुलह कुल यानी पॉलिसी ऑफ पीस लागू किया। इनकरेज्ड यूनिटी इन अ डाइवर्स एम्पायर, यानी इत्तेहाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी हुकूमत में, इत्तेहाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी हुकूमत में इन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया। अब देखिए, जहांगीर जो अकबर के बेटे हैं, उन्होंने अपने फादर की पॉलिसी सुलह कुल को इस तरह से डिस्क्राइब किया है। वो क्या लिख वो कहते हैं, एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन compassion, there is room for all classes and the followers of all creeds. So, in his imperial dominance, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions and for beliefs, good and bad, and the road to intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque, and Christians and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal peace, यानी सुलह कुल। ये कहते हैं कि हर तरह के लोग जहाँ पे आराम से रहें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, किसी को कोई नुकसान ना हो किसी तरह से। ठीक है, और अलग धर्म के लोग, हर एक के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है, तो इस चीज के लिए। ठीक है, स्लाइड 12 में क्या है, डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर था, उसके बाद फिर जमाना खत्म हो जाता है इसका, मुगल हुकूमत का। अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको और बता देता हूँ। जहांगीर का जो जमाना है वो क्या है, 1605 से 1627 तक का जमाना, यानी तकरीबन
कितना हो गया? 1605 से 1627 तक तकरीबन 30 साल का 22 साल। जमाना। 22 साल का, हाँ 22 साल का जमाना। तो उन्होंने क्या क्या बनवाया है? जंजीरे अदल। ये कहाँ पे है? एट आगरा फोर्ट। जंजीरे अदल मतलब वहां पे ऐसा कुछ होता होगा उस वक्त, आगरा फोर्ट में। ठीक है। इसी तरह से शाहजहां। शाहजहां इनका जमाना है 1628 से 1658 तक। और बीजापुरा एंड गोलकुंडा इनके बारे में पता है आपको। और उन्होंने मोती मस्जिद दिल्ली को बनवाया, ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, और आज का जो लाल किला है, रेड फोर्ट जिसे आप बोलते हैं, वो बनाया। गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, यानी शाहजहां का जो जमाना है उसको क्या बोला जाता है? गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर का सुनहरा जमाना। इसी तरह से औरंगजेब आलमगीर, जिसे रहमतुल्लाह अलैह भी बोलते हैं लोग, है ना, तो इनका जमाना है 1658 से 1707 तक। इन्होंने जो है, इन्होंने भी मोती मस्जिद बनवाया और सती को हराम करा दिया। सती के बारे में पता है आप लोगों को? जी। नहीं। अच्छा बताइए, नूर आलम, पता है आपको तो? वो हिंदू मजहब में पहले जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उस औरत को भी उसी आग में जला दिया जाता था। हम्म। इसी को सती प्रथा बोला जाता है। वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह से सती को उन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने हराम करार दिया। लास्ट मुगल एम्पायर, जिन्हें बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है, इनका जमाना है 1837 से 1857 तक। अब मेन चीज पे आ जाते हैं। वो क्या है? लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो तुज़के बाबरी, जो बाबर के जरिए लिखा गया, क्या नाम है? तुज़के बाबरी, TUZKE, तुज़के बाबरी। इसको उर्दू में भी पूछा जा सकता है, ताजा काफ, तुज़के बाबरी। किसने लिखा? बाबर ने लिखा। आईन अकबरी, अकबरनामा, किसने लिखा? अबुल फजल ने, अकबर के जमाने में। ठीक है। उनके कोर्ट में वो क्या थे? उनके कोर्ट में वो क्या थे? अबुल फजल, उनके क्लोज फ्रेंड थे। इसी तरह से तुझके जहांगीरी, जहांगीरी, जिसको जहांगीर ने लिखा है। इसी तरह से आलमगीर नामा, जिसको मिर्जा ने लिखा है। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा रिटेन बाय मिर्जा, मिर्जा MD कासिम। पूरा नाम क्या है? मिर्जा MD कासिम, मिर्जा मोहम्मद कासिम। इसी तरह से मजमुउल बहरैन, मजमुउल बहरैन, ये किसने लिखा? दारा शिकोह ने, दारा शिकोह ने। इसी तरह से उसके बाद फिर सिख रिलीजन का दौर आता है, और नानक आते हैं 1469 से 1539 तक का जमाना है। और गोविंद सिंह, यानी उनके जमाने में ये सब स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1675 और 1708, उसके बाद से ये सारी चीजें फिर बढ़ने लगी, जिसमें गोविंद सिंह का जमाना है ना। लास्ट गुरु जो है गोविंद सिंह। फिर उन्होंने खालसा वगैरह का मतलब वो किया था, बढ़ावा दिया था खालसा को। खालसा पंथ यानी एक आर्मी होती है ये सिख कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर स्लाइड 1 और स्लाइड 2 पढ़ा दिए क्या? हाँ, स्लाइड 1 स्लाइड 2 पढ़ा दिया। आप कहाँ थे? ये उसमें मिल जाएगा आपको, PDF भेज दूंगा मैं। आप लोग के पास जनरल नॉलेज है ना? लेकिन ये वाला तो है नहीं, और लुसेंट का तो नहीं होगा शायद। लुसेंट का नहीं होगा ना? नहीं है सर। हम्म। चलिए, कल मैं और भी तफसील से पढ़ाता हूँ इसे। आज तो बस एक समझे तारुफ था मुगल एम्पायर का। अच्छा, मुगल एम्पायर किसे बोलते हैं?
मैं बताऊं आपको मुगल एम्पायर का जमाना? मुगल एम्पायर जो बोला जाता है, हु वर द मुगल एम्पायर, हु वर द मुगल्स? देखो, एनसीईआरटी 7 क्लास की एनसीईआरटी है, 7 क्लास की एनसीईआरटी। आप उर्दू में भी पढ़ सकते हो, उसे उर्दू में भी है, अगर आपको इंग्लिश समझ में ना आए तो। उसमें लिखा है, द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनेज ऑफ रूलर्स। यही स्लाइड 1 और स्लाइड 2 की बात चल रही है, ठीक है? सुनना आप लोग। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineage of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, जिनका इंतकाल 1227 में हुआ। यानी दो तरीके से मुगल हुकूमत चली है, ठीक है? एक बाप के साइड से और एक माँ के साइड से। माँ के साइड से जो चली है हुकूमत वो है गेंगिस खान, और बाप के साइड से जो चली है द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ये जो गेंगिस खान वगैरह थे, ये क्या थे? मंगोल रूलर थे। मंगोल रूलर जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया में हुकूमत की है। इसी तरह से फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, डाइट 1404। जो बाप की तरफ से जो हुकूमत चली है, जो तैमूर के सक्सेसर हैं, उनका इंतकाल, जिनका इंतकाल 1404 में हुआ है। द रूलर ऑफ ईरान, ये कहाँ के थे? तैमूर ईरान के रूलर थे, इराक और मॉडर्न डे तुर्की। तुर्की का जो आज का जमाना है ना, उसके रूलर थे वो। However, the Mughals didn't like to be called मुगल और मंगोल, तो इसी वजह से वो क्या कहते थे? मुगल और मंगोल कहलाए गए। This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. Uzbeks वगैरह के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। 1398 में जो कब्जा किया था ना, 1398 में किसने कब्जा किया था दिल्ली में, बताओ? पता है? ये आप लोग होमवर्क रहा आप लोगों का, आप लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं, पिछली बार भी दिया था हमने। क्या है सर, फिर से बता दीजिए। हाँ, फिर से बता दूं? 1398 में दिल्ली पर किसने कब्जा किया था मुगलिया हुकूमत में? चलिए, और कोई बात? कल फिर पढ़ाएंगे तफसील से इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को एंड करते हैं। तब तक के जी लिए सर। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।